नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैंने एक मंदिर भोपाली का लिखा हुआ जो मुझे मिला। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब से फ़कीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर जमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब ए आवाम की सफाई कीजिए। लूट के गरीबों की भलाई कीजिए, कुछ तो निगाह को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए। मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मंजर भोपाली। चलो एक कहानी इसी अनुरूप में सुनाता हूँ। लिखने वाली फेसबुक पर है कि मेरा नाम संजना है। मैं मुंबई की एक कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। कई सालों की कोशिशों के बाद मुझे 35,000 रुपये मासिक तनख्वाह मिल गई है। कई लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे लिए यह पढ़ाई और कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे पति मेरा सहारा होंगे, मेरा ससुराल ही वह जगह होगी जहाँ मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी किसी सपने जैसे नहीं है। हर इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी सोचा नहीं था। हर इंसान, हर घर एक रामायण महाभारत की कहानी है। उसमें पात्र बदल जाते हैं, हर समय सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कहानी कहानी है। मेरी मासिक तनख्वाह 35,000 रुपये हैं। मेरी सास ने मुझे अपने देवर को 20,000 रुपये देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम नहीं देंगे तो हम तलाक ले लेंगे। मैंने बस इतना ही कहा कि पूरा परिवार अवाक रह गया। मेरे पति राज भले ही सौम्य हैं लेकिन कमज़ोर हैं। शादी के बाद से ही मैंने हमेशा अपने परिवार की देखभाल के लिए पैसा बचाने की कोशिश की है। हालांकि मेरी सास श्रीमती कमला देवी की सोच बिल्कुल अलग है। वह अपने सबसे छोटे बेटे मेरे देवर से इतना प्यार करती हैं कि घर की हर चीज़ उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। कभी ऐसा होता है जो मेरे घर में, हमारे समाज में जो परिस्थिति होती है उनके जिम्मेदार पार्शियलिटी। हम एक को प्यार करते हैं, दूसरे को हम नकार देते हैं। इससे घर में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। एक शाम रात के खाने के बाद उन्होंने मुझे और राज को बात करने के लिए बुलाया। सन्ना, इस महीने तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मैंने सच सच जवाब दिया, हाँ 35,000 रुपये। उन्होंने सिर हिलाया मानो आदेश दे रही हो। अच्छा, सब अब से मुझे अमित, मेरे देवर की देखभाल के लिए हर महीने 20,000 रुपये देना। उसे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, गुजारे के लिए पैसे चाहिए। जब बेटी की शादी होती है तो उस पर अपने पति के परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। तो मैं दंग रह गई। ज़रूरत पड़ने पर मैं अब भी मदद करती थी, लेकिन मुझसे अपनी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा देवर को देने के लिए कहना बेईमानी थी। मैंने राज की तरफ देखा, उम्मीद थी कि वे कुछ कहेंगे, लेकिन उसने बस सिर झुका लिया और चुप रहा। यही तो हालत हर पुरुष की होती है। या तो माँ को नहीं कह सकता है, अपनी पत्नी को नहीं कह सकता, और उसमें जो परिस्थिति का सर्जन होता है वो हर घर में होता है। माँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे अपना भी ध्यान रखना है और मेरे भविष्य के लिए
भी कुछ बचत करना चाहती हूँ। 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, मैं इसे वहन वहन नहीं कर सकती। सास ने तुरंत मेज पटक ली। उनकी आवाज़ कर्कश थी। अगर मुझे नहीं दोगे तो तलाक ले लो। इस परिवार को स्वार्थी बहू की ज़रूरत नहीं है। बैठक कक्ष में भारी माहौल छा गया। मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन राज फिर भी शांत बैठा रहा। अपनी माँ से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, माँ, मैंने राज से उसकी पत्नी बनने के लिए शादी की है, अमित का माता पिता बनने के लिए नहीं। मैं बांटने को तैयार हूँ, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं है कि वह मुझे किसी और के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए मजबूर करे। अगर तलाक ही एकमात्र विकल्प है तो मैं तैयार हूँ। बोल्ड। मैं उसको सलाम करता हूँ। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मेरी सांस मुझे घूर रही थी। राज ने सिर झुका लिया था और मेरे बगल में बैठा मेरा देवर भी शर्मिंदा था। मैं उठी और भारी मन से कमरे से चली गई। उस शाम राज चुपचाप अंदर आया और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ सहा है। मैं माँ से फिर बात करूँगा। अगले दिन राज मुझे पुणे में मेरी माँ के घर ले गया और मेरे माता पिता से माफ़ी मांगी। उसने कबूल किया कि वह कई सालों से मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मुझे अकेले ही सारा दबाव सहना पड़ा। मेरे पिता ने बस आह भरी, शादी करना, साथ मिलकर खुशियाँ बनाना है। अगर तुम अपनी पत्नी की रक्षा करना नहीं जानते तो उसे खोने पर भी किसी को दोष मत दो। ये शब्द सुनकर राज मानो जाग गया। वह मुड़ा, अपनी माँ से खुलकर बात की। पहले तो माँ नाराज़ हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का दृढ़ निश्चय देखा तो धीरे धीरे शांत हो गई। और मेरे देवर भी बोले, माँ ने मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन मेरी वजह से झगड़े। उस दिन से सब कुछ बदल गया। अब मुझे अपनी ज़्यादातर तनख्वाह देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। राज और मैंने नवी मुंबई में उपनगरीय इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदने के लिए बचत करना शुरू किया। जिंदगी अभी भी मुश्किल थी, लेकिन कम से कम मुझे अपने पति की कद्र तो महसूस हुई। कभी कभी मैं सोचती, अगर मैं उस दिन चुपचाप रह लेती तो जिंदगी भर बेतुकलपन के भंवर में फंसी रहती। खुशकिस्मती से मुझ में कुछ कहने की हिम्मत थी, सबको सोचने पर मजबूर करने की। बहू होना आसान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम अपनी और अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे दूसरे भी हमारा सम्मान करना सीख जाएंगे। हर घर में सास, बहू, पति, पत्नी, माँ बाप और बेटे बेटी, अगर उसमें समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, समझने की शक्ति नहीं होगी और एक दूसरे को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो ये कुटुंब की हालत एक स्प्रिंग जैसी होती है। अगर स्प्रिंग जब तक दब सकती है तो दब जाएगी, लेकिन उसके बाद वो स्प्रिंग उछलेगी तो पूरा कुटुंब को बर्बाद कर देगी। हमारे समाज में, हमारे कुटुंब में, हमारी हर संस्था में, हमारे देश में अगर हम लोगों को दबाएंगे, मजबूर करेंगे, अपने आप ढालने की कोशिश करेंगे तो समझ लेना वो कुटुंब, ये संस्था, ये देश, ये लोकशाही खत्म हो जाएगी। हमें सोचना है, हमें सहन शक्ति समाज में पैदा करने की है। हमें कॉम्प्रोमाइज़ से एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना है, एक दूसरे को किस तरह मदद हो वो हमें सोचना है, समझना है। अब जब तक ये हम नहीं समझेंगे, हम दूसरों की परिस्थितियों का, मजबूरी का गैर लाभ लेंगे, तो हम समझ लेना कि एक दिन हमको भी ये परिस्थिति का सामना करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी उसके शिकार हो जाएंगे। आज समाज को ज़रूरी है अच्छी, सस्ती,
शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था की, कम महंगाई की और बेरोजगारी दूर करने की ज़रूरत है। आज हमने देश को धर्म के में इतना बाँट दिया है, भाषाओं में हमें इतना बाँट दिया है और इन राजकारणियों और धार्मिक नेताओं ने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस देश को इतना विभाजित कर दिया है। जैसे अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान और भारत बनाया, इसी तरह हम आज देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ों ने किया वो आज हम कर रहे हैं, राजकारणी कर रहे हैं, धार्मिक नेता कर रहे हैं। उसे बचने की ज़रूरत है। हर कुटुंब में अगर एक एकता होगी, सहकार होगा तो एक कुटुंब ज़रूर आगे बढ़ सकता है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।